और वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद का। वो सांसद जो बदायूं से दौड़ती हुई नजर आए थे, लेकिन आज की हकीकत है कि वही भारतीय जनता पार्टी अपने ही पूर्व सांसदों को दरकिनार करती हुई दिखाई। जीत के बावजूद हार की कगार पर उन्हें पहुंचाती हुई नजर आई और इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीती जिताई सीट भी गवा बैठी। तो क्या ऐसे में एक बड़ा गठबंधन? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हर राजनीतिक पार्टियां किस्मत आजमाना चाहती हैं। चुनाव फिर लोकसभा का हो या विधानसभा का, उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करना हर राजनीतिक पार्टी का सपना ही मान लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से सीधा दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बात करें अपना दल कमेरावादी, प्रमुख तमाम दल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए नजर आए। कई पार्टियां गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरी तो कई पार्टियां नाराजगियां जाहिर करते हुए अकेला अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए किस्मत आजमाती हुई नजर आई, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा। गठबंधन तोड़ने के बाद लोकसभा की 17 से 18 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन एक सीट भी हासिल नहीं कर पाई। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देते हुए नजर आए, अपनी पार्टी का गठन किया राष्ट्रीय समाज शोषित पार्टी और कुशीनगर से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वहीं आजाद समाज पार्टी ने उम्मीद जताई कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई पार्टियां गठबंधन में आएंगे। समाजवादी पार्टी से उम्मीद लगाई, बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद लगाई, लेकिन आजाद समाज पार्टी खाली हाथ ही नजर आई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साबित कर दिया कि अकेले भी चुनाव जीता जा सकता है और नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव जीतकर सांसद बन जाते हैं चंद्रशेखर आजाद। इसी कड़ी में एक और चेहरा सुर्खियों में है और वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद का। वो सांसद जो बदायूं से 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाती हुई नजर आए थे, लेकिन आज की हकीकत है कि वही भारतीय जनता पार्टी अपने ही पूर्व सांसदों को दरकिनार करती हुई दिखाई। जीत के बावजूद हार की कगार पर उन्हें पहुंचाती हुई नजर आई और इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीती जिताई सीट भी गवा बैठी। तो क्या ऐसे में एक बड़ा गठबंधन इन सभी का होता हुआ नजर आएगा? वो बहुजन समाज पार्टी जो लगातार उत्तर प्रदेश में ये दावा कर रही थी कि अकेले चुनाव लड़ूंगी तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुकाबले ज्यादा सीटें दर्ज करती हुई नजर आऊंगी, लेकिन मायावती एक सीट भी उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाई। इसी के साथ साथ और राज्यों में भी चुनाव लड़ा, लेकिन सुपड़ा साफ बसपा का हो गया। क्या अब जहां उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या इन उपचुनावों को देखते हुए कोई बड़ा फैसला यहां पर लिया जा सकता है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जैसे कि लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जैसे पार्टियों का जिक्र किया गया, सबने चुनाव लड़ा लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए और कुछ सांसदों की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने भी काटे। ऐसे में अगर हम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वो भी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब खुद मायावती इन उपचुनावों में चुनाव लड़ना चाहती है, प्रत्याशियों को उतारना चाहती है। इस कवायद में अपना फैसला मायावती बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां भी मौजूद है जो बसपा के साथ लंबे समय से जुड़ती हुई नजर आई है, या कहें कि वो चेहरे जुड़ते हुए नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो 1996 में बसपा के साथ ही जुड़े, 2016 के बाद से वो अलग हुए हैं। अगर संघमित्रा मौर्य की बात करें तो 2014 में बसपा के टिकट से मैनपुरी से चुनाव लड़ती हुई नजर आई हैं। और वहीं अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की, वो लगातार मायावती के साथ संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि मायावती अब अपना फैसला बदलती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझें तो यहाँ पर मायावती एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज भी वो बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जिस तरह से उनके जो समर्थन में जो लोग थे वो जो तितर बितर हुए हैं, उससे उनकी पार्टी लगातार कमजोर हुई। साथ में जो उनके साथ में बड़े नेता थे, आपने जिक्र किया जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का, 96 से सोचिए 16 तक, यानी 20 साल लगभग मायावती के साथ में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत देखा है, समझा है, कई अहम ओहदों पर काम किया है। बीएसपी के सबसे मजबूत कह सकते नेताओं
में से एक रहे, लेकिन 16 के बाद कभी बीजेपी में गए, कभी सपा में गए, कभी अपनी पार्टी बनाई। यानी कि बीएसपी निकलने के बाद उनकी जो एक इमेज थी या जिस तरह का उनका एक भूमिका थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो लगातार कमजोर होती हुई नजर आई। अब ऐसे में अगर स्वामी मौर्य भी अगर बीएसपी के अंदर आते हैं, बीएसपी के साथ में दोबारा वापसी करते हैं, तो ये उनके लिए बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आपने संघमित्रा का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि बदायूं सीट पर वो सांसद थी, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काट कर एक तरीके से बाहर का उनको रास्ता दिखाया कि भाई आपके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, आप जरा आराम करिए, लेकिन वो सीट बीजेपी हार जाती है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी समझ में आ रहा है कि जितना बीएसपी ने उनका साथ दिया उतना साथ किसी ने भी उनका नहीं दिया, चाहे सपा की बात कर लें चाहे बीजेपी की बात कर लें, अलग थलग से नजर आए। अब ऐसा लगता है, जब जिस तरह आपने जिक्र भी किया है कि बीएसपी जो अपने दम पर लगातार चुनाव जीतने की बातें करते हुए नजर आ रहे थे, एक भी सीट ऐसी नहीं रही जो वो जीतना तो छोड़िए जहां पर वो सेकंड पोजीशन पे भी रहे हों। तो ये बताता है कि जो जनाधार था वो लगातार खत्म हुआ है, लगातार छिटका है उनके हाथों से। ऐसे में चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करिए, चाहे संघमित्रा की बात करिए, पल्लवी पटेल की बात करिए, ओवैसी की बात करिए, चंद्रशेखर आजाद की बात करिए, सब भले ही छोटे छोटे दल हैं, लेकिन देखिए कड़ी जोड़ जोड़ के ही आप जंजीर बनाते हैं। और यहाँ पर अगर मायावती को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को मजबूत करना है तो जितने भी दल हैं इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और देखिए आजाद के बारे में आप जिस तरह से कह रहे थे कि आजाद ने तो हमेशा से कहा है कि भाई मैं जो हूँ वो मायावती को अपनी बड़ी बहन के तौर पर देखता हूँ। तमाम सारी बातें उनके लिए कहते हुए नजर आते हैं कि जो दलित समुदाय के लिए उन्होंने किया है वैसा आज तक किसी ने भी नहीं किया, और मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं है, जब बुलाएंगे बहन जी मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा। तो इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए, लेकिन अभी तक भी ऐसा कुछ लगा नहीं है कि बीएसपी आजाद के साथ में आगे बढ़ने को राजी है, क्योंकि मायावती ने एक बार फिर से अपने भतीजी के ऊपर भरोसा जो है जताया दिखाया है। आजाद का यही कहना था कि जिसने संघर्ष किया हो उसके ऊपर आपको एतबार करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद के ऊपर भरोसा किया है, क्या आकाश आनंद अब नए तरह की राजनीति करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आजाद के बारे में वो कह रहे थे कुछ दिनों पहले तक कौन आजाद में नहीं जानता, लेकिन अब शायद वो बाखूबी जान गए होंगे कि आजाद कौन है। और इसके बाद हो सकता है कि तमाम जो पुराने गिले शिकवे, क्योंकि देखिए राजनीति में नाज़मीन कुछ भी तयशुदा नहीं है, कुछ भी हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले वक्त में ऐसा ही होने वाला है या ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर सब समय के कह सकते हैं साथ में होता है, और यही राजनीति का दस्तूर भी है कि समय के साथ में जैसा मौका वैसा चौका लगाते लोग नजर आते हैं। और यही वजह है कि आकाश आनंद आने वाले दिनों में हो सकता है कि आजाद को अपने साथ मिलाते हुए नजर आ जाए, मायावती की सहमति उसमें हो जाए, इसके अलावा पल्लवी पटेल इस तरफ आ जाए, ओवैसी इस तरफ आ जाए, और यहाँ से जो गुट है अगर ये चुनाव में जाता है तो जरूर मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट छोड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि इंडिया अलायंस है, एनडीए है, तो ये तमाम पार्टियां मिलकर अपना एक गठबंधन यहाँ पर बनाते हुए नजर आ सकती हैं। लेकिन इस गठबंधन से पहले अगर हम चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद के बारे में जैसे हम चर्चा कर ही रहे हैं सर, अगर हम बात करें कि जैसे कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाश आनंद ने भी चंद्रशेखर आजाद पर तीखे हमले किए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हमेशा से उन्हें छोटा भाई कहते हुए नजर आए। लेकिन अब आकाश आनंद को वो पद दोबारा से दे देना, वो जिम्मेदारियां मायावती द्वारा दोबारा से दे देना, क्या चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आएंगे, ये राहें आसान करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने भी कुछ दिनों पहले ये बयान दिया कि मायावती को संन्यास ले लेना चाहिए और अपनी पार्टी की जिम्मेदारी हमें सौंप देनी चाहिए। तो इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए नाज़मीन, मुझे ऐसा लगता है कि मायावती ने जितनी राजनीति उत्तर प्रदेश में की दलित समुदाय को लेकर, तमाम समुदायों को साथ कर, वो करना आसान नहीं था। आप देखिए 2007 में मायावती अपने बूते यानी अपने बलबूते वो सरकार में आकर बैठती हैं, तमाम जो कह सकते हैं जातिगत समीकरण थे उनको साथ दिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, तमाम समुदाय को जिस तरह से उन्होंने साधा, यही वजह थी कि 2007 में पूरे पावर के साथ में वो आती हैं। लेकिन 2012 के बाद से जिस तरह से उनका ग्राफ कम होता है, आप देखिए कि लगातार बिहार जो 2012 के बाद से लगातार उनकी जो हार का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाता है, क्योंकि 2014 में उनको अपने बूते एक भी सीट नहीं मिलती है, 17 में 20 सीटें विधानसभा मिलती हैं। 19 की बात करें तो 19 में तकरीबन जब सपा के साथ में गठबंधन होता है तो 10 सीटें वो जीतती हैं। 22 में फिर वो कहते हैं कि मैं अगले चुनाव लड़ूंगी, एक सीट उनको मिलती है विधानसभा की, और 24 में तो हाल आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में अब मायावती को सोचने की जरूरत है कि जिस तरह की राजनीति उनकी 2012 से पहले हुआ करती थी, अब वो राजनीति अपने आप में खत्म होती हुई नजर आ रही है। और देखिए बीजेपी जब से स्ट्रांग हुई तब से लगातार बीएसपी का कद कमजोर हुआ है। ऐसे में अगर आकाश आनंद को राजनीति के नए कह सकते हैं कि अध्याय
अध्याय लिखने हैं तो उसमें आज़ाद का उनको साथ जरूर चाहिए, उसमें पल्लवी पटेल भी अगर होंगी तो बेहतर रहेगा। स्वयं प्रसाद मौर्य जो राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं उत्तर प्रदेश के, अगर वो होंगे तो वो भी उनके लिए बेहतर होगा। यानी कि अगर ये लोग मिलकर चलें तो यहाँ पर इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, अपना दल का मेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल को लेकर, वो पल्लवी पटेल जिसको लेकर चर्चाएं चल रही थी कि सिराथू सीट बचानी पड़ेगी वरना इस्तीफे के बाद इस सीट पर भी उपचुनाव, और समाजवादी पार्टी ने इस बार कमर कस ली कि विधायकों को नहीं छोड़ेंगे जो बागी होते हुए नजर आए। लेकिन वही पल्लवी पटेल अब सपा के खिलाफ फिर से उपचुनाव में उतरने की बात करती है, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम के तहत प्रत्याशी उतारने की बात करी। यानी कि उन्होंने साबित कर दिया है कि सपा के साथ तो वो बिल्कुल नहीं जाने वाली हैं। देखिए बिल्कुल पल्लवी पटेल का जिक्र आप कर रहे हो, जाहिर बात है कि जिस तरह का फैसला उन्होंने किया था, जिस तरह की रणनीति उन्होंने बनाई थी, वो पूरी तरह से फेल होती हुई नजर है। आप देखिए एक भी सीट ऐसी नहीं थी जहां पर थोड़ा सा भी दबदबा या यूं कहा जाए कि उनके प्रत्याशी जो थे थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं माहौल बनाते हुए नजर आते, बिल्कुल भी कह सकते हैं आउट ऑफ फोकस वो दिखाई पड़ी। वहीं उपचुनाव की बात करें तो कहती हैं कि भाई मैं फिर एक बार पीडीएम के साथ जाऊंगी और यहाँ पर जो है चुनाव में 10-12 सीट जितनी भी होंगी मैं चुनाव लड़ूंगी। देखिए चुनाव लड़ना आसान बात है कि जो प्रोसेस है उसमें जाकर आप चुनाव के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर्चा दाखिल कर सकते हो, लेकिन क्या लोग आपके साथ हैं, क्या लोगों में जुड़ाव आपके साथ है, वो बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी बड़े दल का साथ लेना पड़ेगा जब तक कि आप खुद के बूथे बहुत मजबूत नहीं है। आप देखिए कि जिस तरह से सिराथों का जिक्र आप कर रहे थे, वहां पर भी आपको सपा का साथ मिलता है, तब कहीं जाकर आप जो है कह सकते हैं विधायक बन पाती है। ऐसे में अगर आप अकेले दम पर सोचेंगे चुनाव लड़ जाऊं, चुनाव जीत जाऊं, तुक्के लगाने से कुछ होगा नहीं। और यहाँ पर आपको मजबूती के साथ में अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है तो जो कह सकते हैं जमीनी स्तर की जो सच्चाई है, जमीनी स्तर पर जो लोग हैं उनको आपको समझना पड़ेगा, उनको आपको जानना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप अपनी पार्टी को अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। यूं तो उत्तर प्रदेश में कई सारी पार्टियां हैं, ऐसे में पल्लवी पटेल जो दमखम भरती हैं वो कोई खास तवज्जो वाला है नहीं। ऐसे में अगर वो सपा के साथ वापस आती है तो ये उनके लिए प्लस हो सकता है। साथ में अगर मायावती या तमाम जो लोग हैं इनके साथ भी अगर वो आती है तो एक हद तक कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ सकती है, वरना अकेले दम पर अगर वो जाएंगी तो मुझे नाज़मीन लगता है कि वो फिर बस यूं ही कह सकते हैं कि नाम मात्र के लिए काम करेंगी, उससे उनको कोई बहुत भला होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में कड़ियां एक के साथ एक जुड़ती हुई तो नजर आ रही हैं, लेकिन राहें अलग भी दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में जो फैसले लिए गए, क्या ये फैसले विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भी कारगर साबित होते हुए नजर आएंगे, या फिर मजबूरन एक गठबंधन में इन दलों को आना ही पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।